Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 12th May 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of April 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures, and we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more updated study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is regarding labor reforms. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. So this article talks about labor laws in our country. और आप सबको पता होगा that labor is a matter of concurrent list. That means both union as well as the state can make laws on labor issues, and that is why there are about 44 union laws on labor issues, while there are more than 200 state laws on labor issues. So कुछ एक important लॉज बाय यूनियन ऑन लेबर इशूज़ को यहाँ पे ज़रा देखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कंडीशंस ऑफ वर्क से रिलेटेड कई सारे यूनियन गवर्नमेंट के लॉज हैं, लाइक फैक्ट्रीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट ऑफ 1970, शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट. सोशल सिक्योरिटी ऑफ लेबर से रिलेटेड यूनियन गवर्नमेंट के लॉज लाइक एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट. ये सारे इस तरह के लॉज हैं. वेजेज एंड रेम्यूनरेशन से रिलेटेड हैं. मिनिमम वेजेज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन से भी रिलेटेड लॉज हैं यूनियन गवर्नमेंट के, जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट्स. इनको एक बार आप ब्रीफली देख लेना, कुछ एक लॉज आप याद रख लेना, आंसर राइटिंग में आपको ये हेल्प करेंगे. So the point that I'm trying to make that there are multiple labor laws in our country. More than 44 तो यूनियन लेवल पे लॉज हैं रिगार्डिंग लेबर मैटर्स, और स्टेट लेवल पे तो 200 से भी ज़्यादा हैं. इस कारण से होता क्या है कि जो हमारे कंट्री के एम्प्लॉयर्स हैं, जो हमारे यहाँ पे बिजनेस ओनर्स हैं, उनको अननेसेसरी कन्फ्यूजन होता है. इतने सारे लॉज, इस तरह के लेबर के लिए अलग लॉज, अलग तरह के लेबर के लिए अलग लॉज, उनके कंपनसेशन के लॉज, तो उनके सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी के अलग लॉज. तो जो एम्प्लॉयर है वो कंफ्यूज होता है, और इस कारण से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट को निगेटिव असर होता है. खासकर फॉरेन इन्वेस्टर्स इस कारण से इंडिया के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते. आपको एक बात पता होगी कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में इंडिया की जो रैंकिंग है उसमें एक निगेटिव इम्पैक्ट सिर्फ लेबर लॉज के कारण आता है. द कॉम्प्लेक्स लेबर लॉज इन आवर कंट्री हिंडर्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट. और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनको भी अननेसेसरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स लेबर लॉज. तो अब भारत सरकार ने 2015 में एक नया अप्रोच प्रपोज किया है टू सिंप्लीफाई द लेबर लॉज. तो भारत सरकार ने प्लान किया कि जो भी यूनियन लेवल पे लेबर लॉज हैं, दे आर मोर देन 44 लेबर लॉज एट यूनियन लेवल, उन सब को सब्ज्यूम करके 4 बेसिक लेबर कोड्स में डिवाइड किया जाएगा. यानी कि 44 लॉज को मिला करके टोटल 4 लेबर कोड्स बनाए जाएंगे, और पुराने वाले जो 44 हैं उनको ख़त्म कर दिए जाएंगे. और जो 4 लेबर कोड होंगे ये 4 अलग अलग टॉपिक्स पे होंगे. फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन विल बी द लेबर कोड ऑन वेजेस, सेकेंड वन इज़ द लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, थर्ड इज़ लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, एंड फोर्थ इज़ द लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी. इन चारों का ब्रीफली यहाँ मतलब ही समझा देता हूँ. लेबर कोड ऑन वेजेस इस बात पे फैसला करेगा कि एक लेबर को क्या मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए. दूसरा लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी विल डिसाइड कि लेबर को क्या बेसिक उनको सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, जैसे कि प्रोविडेंट फंड या बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस क्या मिलनी चाहिए. लेबर कोड और इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब लेबर और इंडस्ट्री का क्या रिलेशन, उनका कितने घंटे तक इंडस्ट्री उनको काम करा सकता है, एक्स्ट्रा काम कराने के लिए क्या पैसे देगा, ये सब कुछ इस तीसरे कोड में आएगा. एंड लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मतलब जब एक लेबर को हम काम कराएंगे इंडस्ट्री के अंदर तो उसको क्या क्या हेल्थ सेफ्टी प्रोवाइड हम कराएंगे, क्या उनको कोई ऑक्यूपेशनल हजार्ड तो नहीं होगा, उसके अगेंस्ट हम क्या प्रोटेक्शन देंगे. ये सारे प्रोविजंस इस चौथे कोड में लिखे हैं. तो इन 44 लॉज को हटा करके अगर 4 बेसिक लेबर कोड बना दिए जाएंगे तो ऑफकोर्स जो हमारे यहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं उनका जॉब काफ़ी सिंपल हो जाएगा, एंड इट विल अननेसेसरीली नॉट क्रिएट कन्फ्यूजन. तो ये प्रपोजल था.
और इस प्रपोजल के डायरेक्शन में काम भी चल रहा है। ये जो 4 लेबर कोड हैं उसमें से एक लेबर कोड ऑलरेडी पास कर दिया है भारत सरकार ने और उस पर कानून बना दिया है, और वो है द लेबर कोड ऑन वेजेस। एज यू कैन सी हियर द लेबर कोड ऑन वेजेस हैव बीन ऑलरेडी नोटिफाइड, और उसका जो कानून है उसका नाम है लेबर वेजेस कोड एक्ट ऑफ 2019। उसके अलावा लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हैज़ बीन ऑलरेडी पुट इन पार्लियामेंट एंड इट हैज़ नाउ बीन सेंट टू स्टैंडिंग कमिटी फॉर डिस्कशन। उसके अलावा लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी इज अंडर कंसल्टेशन और अभी कैबिनेट इसको डिस्कस कर रही है। तो ये हैं अलग अलग जो लेबर कोड हैं उनके स्टेजेस। तो एक बात तो तय है कि भारत सरकार लेबर लॉज के डायरेक्शंस में रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रही है कि लॉ सिंपल हो जाए, एम्प्लॉयर्स को भी उससे फ़ायदा होगा और एम्प्लॉयज़ को भी पता चलेगा सिंपल तरीके से कि उनके लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं जिसकी मदद से वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो एक लॉ अभी तक पास हो गया है दैट इज़ लेबर कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019, इसके बेसिक फीचर्स देख लेते हैं और बाकी 3 जो कोड जब पास होंगे तो फ्यूचर में उनके भी फीचर्स को हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये जो कोड पास हुआ है उसको ज़रा देखते हैं। दैट इज़ मिनिमम वेजेस से रिलेटेड ये लेबर कोड है। ये कहता है कि भारत सरकार, पहले सरल शब्दों में इसका मतलब समझ लेते हैं, भारत सरकार पूरे इंडिया भर के लिए एक मिनिमम वेजेस डिसाइड कर देगी फॉर ए डिफरेंट काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन। फॉर एग्जाम्पल आप मैनेजर हैं तो आपका मिनिमम वेजेस फॉर एग्जाम्पल 300 रुपये पर डे। आप एक अनस्किल्ड वर्कर हैं तो आपका मिनिमम वेजेस पर डे डिसाइड कर दिया भारत सरकार ने 176 रुपीज़ पर डे। तो भारत सरकार ने पूरे इंडिया के लिए अलग अलग टाइप के कामों के लिए वो मिनिमम वेजेस डिसाइड कर देगी। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स को अलाउ किया गया है कि आप अपने स्टेट के अंदर अपना मिनिमम वेज अलग सेट कर सकते हैं, बट स्टेट गवर्नमेंट जो भी मिनिमम वेज सेट करेंगे अलग अलग तरह के वर्कर्स के लिए, दैट शुड बी मोर देन द मिनिमम वेजेस सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिमम वेज सेट करेगी दैट विल बी नोन एज नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज, दैट विल बी सेट बाय द सेंटर एंड इट विल बी रिवाइज्ड एवरी 5 ईयर। और स्टेट गवर्नमेंट्स, मान लो कि भारत सरकार ने सेट किया है मैनेजर के लिए ₹300 पर डे एज मिनिमम वेजेस, तो अब असम सरकार चाहे तो उससे थोड़ा ज़्यादा सेट कर सकती है एज मिनिमम वेजेस पर डे। फॉर एग्जांपल 320 रुपये 330 रुपये पर डे कर सकती है, लेकिन उससे वो कम नहीं कर सकती। जो भी भारत सरकार ने सेट किया दैट विल बी नोन एज नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज। तो ये है द बेसिक फीचर्स ऑफ लेबर कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019। यही अभी तक आया है, पास हुआ है, बाकी 3 अभी भी कंसल्टेशन में हैं। अब ये करंट न्यूज़ देखते हैं जिससे बेस पे ये आर्टिकल आया है। तो देखो, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है हमारे देश में, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इंडस्ट्रीज आर अंडर ह्यूज स्ट्रेस बिकॉज ऑफ द ऑन गोइंग लॉकडाउन दैट हैज़ नाउ मूव्ड इन इट्स 54th डे। तो अब धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ को रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ खोली जा रही हैं, और ऐसे हालात में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बिजनेसेस हैं, उन्होंने भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स को रिक्वेस्ट किया है कि उन्हें थोड़ी रियायत दी जाए एज़ फार एज लेबर लॉज आर कंसर्न। लेबर्स के लिए जैसे लॉ है कि आप उनको 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करा सकते, आपको उनको इतना मिनिमम वेजेस देना ही देना है, ये सारी चीज़ों पे रियायत चाहती है, कंसेशन चाहती है इंडस्ट्रीज़। उनका कहना है कि वह ऑलरेडी उनको बहुत लॉस हो चुका है, और ऐसे हालात में स्ट्रिक्ट लेबर लॉज अगर उनके ऊपर इन्फोर्स किया जाएगा तो इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा फॉर रिवाइवल। तो ऐसा रिक्वेस्ट किया इंडस्ट्रीज़ ने, और इस रिक्वेस्ट के बेसिस पे कुछ एक स्टेट गवर्नमेंट्स ने उनकी रिक्वेस्ट मानते हुए अमेंडमेंट्स लाया है थ्रू ऑर्डिनेंस इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई एंड रिलैक्स द लेबर नॉर्म्स। और उसमें सबसे आगे है यूपी गवर्नमेंट दैट हैज़ सस्पेंडेड ऑलमोस्ट ऑल लेबर लॉज इन द स्टेट फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो ये तमाम कानून जो लेबर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते थे, जैसे कि उनको इतना मिनिमम वेजेस मिलेगा, उनको 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करा सकते, उन तमाम कानून पे रिलैक्सेशन दे दिया है फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स यूपी सरकार ने। और इसी तरह का प्रोविज़न बाकी गवर्नमेंट्स भी धीरे धीरे लेकर के आ रही हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश लेकर के आया, गुजरात लेकर के आया, राजस्थान लेकर के आया, पंजाब लेकर के आया। तो जो भी लेबर लॉज हैं उनको रिलैक्स किया जा रहा है। लेबर लॉज मेनली बनाए जाते हैं ताकि लेबर्स के इंटरेस्ट को बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, लेकिन लेबर लॉज में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है ताकि इंडस्ट्रीज़ वापस से रिवाइव कर पाएँ, उनके ऊपर जो इकोनॉमिक स्ट्रेस है उनको कम कर पाएँ और धीरे धीरे हमारे देश की इकोनॉमी पिकअप करे। यहाँ पे आपके मन में एक बेसिक सवाल ज़रूर उठना चाहिए कि सर
44 तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज थे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के लॉज अपने अलग थे। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट लॉज बदल भी रही है तो वो तो बस स्टेट के ही लॉज बदल सकती है। क्या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल के लॉज को बदल सकती है? दिस माइट बी द क्वेश्चन। जो भारत सरकार ने कानून बना करके प्रोटेक्शन दिए हैं टू द लेबर्स, क्या उसको भी स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में बदल सकती है? तो आंसर इज यस। उसका एक क्राइटेरिया है, आपने अपने बेसिक पॉलिटी में जरूर पढ़ रखा होगा। कंकरेंट लिस्ट में जो भी मैटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लेबर इशूज़ कंकरेंट लिस्ट का मैटर है, उस पे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून के अगेंस्ट है, उसके अपोजिट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ फॉलो होगा, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होगा। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कानून बनाया जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ के अगेंस्ट है और उस स्टेट गवर्नमेंट ने सेंटर के पास इसको अप्रूवल के लिए भेजा और अगर प्रेसिडेंट ने उसको अप्रूव कर दिया, देन इन दैट पर्टिकुलर स्टेट द लॉज मेड बाय द स्टेट विल प्रिवेल। फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर केस यूपी सरकार ने कानून बनाया ऑर्डिनेंस की मदद से कि जो मिनिमम वेजेस के प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे अगले 3 सालों तक। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का तो अपना एक लॉ है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, लेबर वेजेस, जिसमें 176 रुपीज़ पर डे मिनिमम वेजेस सेट किया है। लेकिन अब जब यूपी गवर्नमेंट ये लॉ लेकर के आई है ऑन लेबर, तो अब नॉर्मल टाइम में ये लॉ यूपी के अंदर एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए बिकॉज इट इज़ इन कॉन्ट्राडिक्शन विद द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने इस ऑर्डिनेंस को जो उन्होंने अपने स्टेट में पास किया उसको भेजा है उन्होंने सेंट्रल लेवल पे फॉर अप्रूवल, और अगर सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट इसको अप्रूव कर देते हैं तो यूपी के अंदर यूपी गवर्नमेंट ने जो लॉ लाया है दैट मिनिमम वेजेस विल नॉट अप्लाई, दैट विल बी एप्लीकेबल। तो ये है प्रोविज़न, और इसके हिसाब से जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज को भी अपने स्टेट में चेंज कर सकते हैं इफ़ द अप्रूवल इज़ गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर दैट मीन्स अप्रूवल इज़ गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। So, as I told you, the UP government ordinance proposes to suspend all but 3 labor laws, but center's approval is pending. अब ये जो डिसीजन है जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने लिए हैं, इनका ज़रा क्रिटिसिज्म देखते हैं। बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है न्यूज़पेपर्स में, तो इनका ज़रा क्रिटिसिज्म देखते हैं। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म है दैट द मूव विल डिनाई वर्कर्स राइट टू मिनिमम वेजेस, एक्सेस टू कोर्ट, पेड लीव्स और इवन कॉम्पनसेशन फॉर टर्मिनेशन। तो ये सारे प्रोटेक्शन जो लेबर्स को मिले हुए हमारे देश में कि आपको तो इतना मिनिमम वेजेस पर दिन का मिलेगा ही, आपको अगर आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपके राइट्स को नहीं देता तो आप कोर्ट में केस कर सकते हैं, आपको इतनी छुट्टियां मिलेंगी हर वीक में 1 या 2 छुट्टी मिलेगी ही, अगर आपको नौकरी से टर्मिनेट किया जाता है तो आपको मिनिमम कंपनसेशन दिया ही जाएगा। ये सारे जो राइट्स हैं वर्कर से आगे 3 साल के लिए छीन लिए जा रहे हैं, तो इससे वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होगा। दूसरा क्रिटिसिज्म, द रिफॉर्मिंग लेबर लॉज इज़ नॉट इनफ टू रिवाइव द इकोनॉमी, डिमांड एंड सप्लाई साइड मेजर्स आर रिक्वायर्ड। तो देखो, सिर्फ लेबर्स को दबाने से और इंडस्ट्रीज़ को रियायत देने से ये उम्मीद करना कि इकोनॉमी रिवाइव कर जाएगी, ये सही नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ डिमांड साइड को रिवाइव नहीं कर सकते। इंडस्ट्रीज तो बस सप्लाई कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, लेकिन डिमांड साइड तो ये जो लेबर्स हैं वही बढ़ा सकते हैं, जो लेबर्स कंज्यूम करते हैं। ये नहीं भूलना चाहिए हमें कि जो लेबरर्स है वो इंडस्ट्री में काम करने के अलावा इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर भी है। जब उसके पास पैसा होगा तभी तो वो जाकर के चीज़ों को खरीदेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो पार्ले जी फैक्ट्री में काम करने वाला लेबर है उसको जब वेजेस मिलेंगे तो ही तो जाकर के वो बाहर जाकर के वो पार्ले जी बिस्किट खाएगा, तो इससे डिमांड बढ़ेगी। हम इंडस्ट्रीज़ को रियायत दे रहे हैं, साथ ही साथ हम लेबर्स के राइट्स को कर्ब कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इकोनॉमी रिवाइव करेगी। लेकिन इंडस्ट्रीज़ को रियायत देने से तो सिर्फ सप्लाई साइड में फ़ायदा होगा। जब तक हम लेबर्स के इंटरेस्ट को, खासकर उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तब तक डिमांड साइड नहीं बढ़ेगी, और डिमांड साइड नहीं बढ़ेगी तो इकोनॉमी रिवाइव नहीं हो सकती। तीसरा क्रिटिसिज्म है दैट द ट्रेड यूनियंस विल लूज बार्गेनिंग पावर एंड मोर सो विथ राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो भी ट्रेड यूनियन है उनके पास अब कोई अधिकार नहीं रहेगा लेबर्स के राइट्स के लिए फाइट करना। और जो चौथा क्रिटिसिज्म है दैट द ऑर्डिनेंस ब्रॉट बाय यूपी गवर्नमेंट इज इन वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन नंबर 144। तो ILO का जो बेसिक कन्वेंशन है लेबर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट इज़ कन्वेंशन नंबर 144, उसके अगेंस्ट है ये।
लेकिन ये जो नया डिसीजन लिया है यूपी गवर्नमेंट और बाकी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने, इसके सपोर्ट में भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होगा दैट गुड लेबर लॉज हैव अ मीनिंग ओनली इफ़ देयर आर इंडस्ट्रीज टू एम्प्लॉय देम। हम तमाम ऐसे कानून बना दें जिससे लेबर्स के इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट करके रखें, लेकिन अगर इंडस्ट्री ही नहीं होगी इन लेबर्स को नौकरी देने के लिए तो इन कानूनों का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे हालात में पहले इंडस्ट्रीज़ के हेल्थ को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा जरूरी है। अगर इंडस्ट्रीज सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, सो द फॉरमोस्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू रिवाइव द इंडस्ट्रीज, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज बंद होने लगी तो लेबर्स का इंटरेस्ट तो वैसे ही हैम्पर होगा। अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स रिक्वायर अनप्रेसिडेंटेड स्टेप्स। जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आती है, जैसे अभी के टाइम में आई है एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, कोविड के कारण 55 दिनों तक इंडस्ट्रीज बंद रही हैं, तो ऐसे हालात में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप्स लेने की ज़रूरत पड़ती है और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप लेना होगा। तो ये आर्ग्यूमेंट फेवर में भी दिया जा सकता है। इस पूरे टॉपिक के बेसिस पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिटिकली एनालाइज द अमेंडमेंट्स ब्रॉट बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर रिलैक्सिंग लेबर लॉज फॉर रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी आफ्टर लॉकडाउन। तो आपको दोनों ही, पहले तो आपको लेबर लॉज बताना है कि वो कंकरेंट लिस्ट में है, उसके बाद आपको बताना है कि बेसिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया है भारत सरकार ने, फिर हाल फिलहाल का डिसीजन आपको बताना है यूपी गवर्नमेंट का और बाकी तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स का, फिर आपको बताना है कि इससे क्या नुकसान हो सकता है। तो ये 4 आपको क्रिटिसिज्म लिखने हैं जो मैंने यहाँ पे बताया है, फिर आपको उसके पॉजिटिव भी लिखने और अंत में कंक्लूजन कुछ इस तरह का देना है। तो बाकी जो मेन बॉडी तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। कंक्लूजन आप इस तरह से लिख सकते हैं दैट देयर इज नीड ऑफ अ बैलेंस्ड अप्रोच इन प्रेजेंट सिचुएशन, एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंजेंट लॉज ऑन इंडस्ट्रीज कैन बी वेव्ड। इंडस्ट्रीज को थोड़ा तो रिलैक्सेशन देना होगा, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट लेबर लॉज हम नहीं लगा सकते, अदरवाइज वो रिवाइव ही नहीं कर पाएंगी। बट द वर्कर क्लास ऑल्सो मस्ट बी प्रोवाइडेड ऑल्टरनेटिव टू अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन वर्कर क्लास को भी हमें ऑप्शंस देने होंगे। फॉर एग्जांपल एमजी नरेगा के अंदर हम वेजेज बढ़ा सकते हैं, या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर उनके लिए स्पेशल वेलफेयर मेजर्स ला सकते हैं कि वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अगर इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा इनको एक्सप्लॉयट करे तो उनके पास ऑप्शन हो कि ये दूसरा काम जा करके कर ले। सो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच हमें लेके चलना होगा। The next article is taken from national segment. It is about a call by the Prime Minister to boost economic activities. So Prime Minister calls for boost to economic activities. This topic is again important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. So कल प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बातचीत की और ये मीटिंग लगभग 6 घंटे तक चली, जहाँ पे ये डिस्कस किया गया कि कैसे धीरे धीरे लॉकडाउन को लिफ्ट करना है। एक बैलेंस्ड स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी होगी। हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को तो रिवाइव करना है, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोविड-19 का आउटब्रेक को कर्ब और किया जाए, ये वापस से और ना फैले। सो इस पूरे ही डिबेट में जो सबसे बड़ा थीम था, जो सबसे बड़ा थ्रेट निकल के आया है भारत के लिए, वो है टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ आउटब्रेक इन रूरल एरियाज़। क्योंकि अर्बन एरियाज़ में धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट होंगी, लेकिन अर्बन एरियाज़ में नाउ पीपल आर टेकिंग केयर ऑफ बेसिक मेजर्स लाइक सोशल डिस्टेंसिंग और बेसिक हाइजीन्स। लेकिन रूरल एरियाज़ में सबसे बड़ा थ्रेट है। पहला थ्रेट तो ये है कि रूरल एरियाज़ में कोई बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हमारी बहुत कमज़ोर हैं, और दूसरा थ्रेट ये है कि अब आने वाले दिनों में ट्रेन सर्विसेज धीरे धीरे रिज्यूम की जा रही हैं और बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी रिज्यूम की जा रही हैं। और ऐसे हालात में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं स्लोली वो रिटर्न होंगे अपने नेटिव रूरल प्लेसेस में, और ऐसे हालात में जो रूरल एरियाज हैं, गांव का क्षेत्र है, वहां पे कोविड-19 आउटब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर वहां पे आउटब्रेक हुआ देन इट विल बी अ मेजर प्रॉब्लम फॉर इंडिया। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। आज रात को 8 बजे आपको पता ही होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी विल एड्रेस द नेशन अगेन टुडे एट 8 PM। तो हम सब फिर देखेंगे कि आने वाले टाइम में क्या स्ट्रेटजी हम अपनाने वाले हैं। क्या लॉकडाउन आगे एक्सटेंड होगा, विल वी सी लॉकडाउन 4.0 और लॉकडाउन विल बी लिफ्टेड, क्या स्ट्रेटजी होगी, आज रात को 8 बजे हम देखेंगे। The next article is taken from economy segment and it is about bond yield rose by 20 basis point. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view, especially the subtopic government budgeting. ये topic
बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, इसको ज़रा सा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं। Yield on 10-year benchmark government security went up by 20 basis point from 5.97% to 6.17%. And this happened because of announcement that the government of India will increase its borrowing from rupees 7.8 lakh crore to 12 lakh crore. ये है न्यूज़। लेकिन इस न्यूज़ को समझने के लिए हमें बाकी बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले डिस्कस करने होंगे। तो इस न्यूज़ को अंत में मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा, बट लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स नीडेड टू अंडरस्टैंड दिस न्यूज़। बैकग्राउंड देखते हैं। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। देखो, भारत सरकार फाइनेंस मिनिस्ट्री हर साल बजट रखती है, आपको पता है। तो बजट का जो बेसिक फिगर्स हैं उनको ज़रा सा एक बार देखते हैं। जो बजट 2019 के बेसिक फिगर्स थे वो मैंने यहाँ पे रखे हैं आपके सामने। भारत सरकार ने कहा कि भारत सरकार की कमाई होगी, रिसीट होगी लगभग 20,82,000 करोड़, 20,82,000 करोड़ की कमाई होगी। जबकि भारत सरकार का प्लान था कि वो एक्सपेंडिचर्स करेगी लगभग 27,86,000 करोड़। तो यानी कि भारत सरकार का ऐसा प्लान था कि वो 7 लाख करोड़ ज़्यादा खर्च करेगी। जो भी उनकी कमाई होने वाली है उससे वो 7 लाख करोड़ ज़्यादा खर्च करेंगी। कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी मैंने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट बजट और पर्सनल बजट में ये एक मेन डिफरेंस होता है। हमारी सरकार वेलफेयर गवर्नमेंट है, तो वो उसका पर्पस कमाना नहीं है, इसलिए जो भी उनकी कमाई है, जो भी उनकी रिसीप्ट हैं, उससे वो ज़्यादा ही खर्च करती है। हम अपने पर्सनल बजट में जो भी हमारी रिसीट होती है उससे कम खर्च करते हैं और हर महीने कुछ सेविंग करते हैं। बट गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव सेविंग करना नहीं है। वो किसके लिए सेव करेंगे? उनका काम है लोगों का वेलफेयर करना। तो वो एक्सपेंडिचर करते हैं इकोनॉमी के अंदर लोगों के हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, स्किल के ऊपर, ताकि लोगों का लाइफस्टाइल और इम्प्रूव हो। दैट इज़ वाई द एक्सपेंडिचर इज़ इन जनरल मोर देन द रिसीट ऑफ एनी वेलफेयर गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत सरकार के एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, लगभग 7 लाख करोड़ ज़्यादा है। तो अगला सवाल ये उठेगा कि ये 7 लाख करोड़ आखिर मीट कैसे होगा, कहाँ से आएगा? ये 7 लाख करोड़ आएगा बाय बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। और ये बोरोइंग करेगी भारत सरकार बाय रिलीजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जैसे हम और आप जब लोन लेते हैं तो उसके बदले में एक सिक्योरिटी पेपर रिलीज़ करते हैं, उसके बदले में हमें लोन मिलता है। वैसे ही जब भारत सरकार लोन लेती है तो उसके बदले वो एक सिक्योरिटी पेपर रिलीज़ करती है जिसको कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, या शॉर्ट में बोलते हैं GSEC। तो भारत सरकार के बिहाफ पे RBI, आपको पता है कि RBI इज़ नोन एज बैंकर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो भारत सरकार के बिहाफ पे RBI GSEC रिलीज़ करेगी इंडियन इकोनॉमी के अंदर, और ये 7 लाख करोड़ का बोरिंग इंडियन इकोनॉमी से करेगी। वो फॉरेन मार्केट में भी रिलीज कर सकती है GSEC, उसको हम कहते हैं सोवरेन बॉन्ड्स। लेकिन इन जनरल भारत सरकार डोमेस्टिक मार्केट से ही बोरो करती है टू मीट इट्स बजटरी रिक्वायरमेंट। तो RBI रिलीज़ करेगा GSEC, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन इंडियन डोमेस्टिक मार्केट, और वहाँ से वो GSEC बेच करके और लोन लेगा जो भारत सरकार को देगी फॉर मीटिंग इट्स एक्सपेंडिचर। और इंडियन इकोनॉमी के अंदर कई सारे एंटिटीज़ हैं, जैसे कि हाई वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, टाटा बिरला, जिनके अपने पर्सनल अकाउंट भी हैं, वो खरीद सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं, वो खरीद सकते हैं। NRIs खरीद सकते हैं। बैंक्स के पास बहुत सारा पैसा होता है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगा सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी लगा सकती है, कॉर्पोरेट्स लगा सकती है। तो वो सब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद सकते हैं। तो इस तरह से भारत सरकार की बजटरी रिक्वायरमेंट मीट होती है। लेकिन GSEC भी 2 टाइप का होता है। देखो, GSEC एक पहला जो टाइप होता है उसको हम कहते हैं ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल वो GSEC होता है जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम होती है। भारत सरकार अगर लोन ले, मान लो 91 डेज़ के लिए, 182 डेज़ के लिए, या 364 डेज़ के लिए, लेस देन 1 ईयर, तो वैसे GSEC को हम कहते हैं ट्रेजरी बिल। और इस ट्रेजरी बिल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, देयर इज़ नो इंटरेस्ट पेमेंट, बट इट इज़ ऑब्टेन्ड एट अ डिस्काउंट। तो इसका जरा सा मतलब ब्रीफली समझ लेते हैं कि ट्रेजरी बिल पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट इट इज़ ऑब्टेन्ड एट डिस्काउंट। इसका सरल सा मतलब ये है कि मान लो एक ट्रेजरी बिल है जिसका फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ और मैच्योरिटी है 91 डेज़ का या 90 डेज़ का। यहाँ पे मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 90 डेज़ कर दिया, बट टाइम पीरियड या तो होता है 91, नहीं तो 182, नहीं तो 364। बट लेट अस अज्यूम कि 90 डेज़ का मैच्योरिटी पीरियड है एक ट्रेजरी बिल का जिसका फेस वैल्यू है 100 रुपीज़। तो अब
भारत सरकार, आज मान लो तारीख है 12 मई और आज के दिन ये ट्रेजरी बिल रिलीज़ कर रही है भारत सरकार। तो भारत सरकार के बिहाफ पे आरबीआई इस ट्रेजरी बिल को बेचेगी मार्केट के अंदर। तो इस ट्रेजरी बिल का फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ और मार्केट के अंदर कई सारे बायर्स हैं। मैंने आपको बताया हाई वर्थ इंडिविजुअल्स, म्यूचुअल फंड्स, कई सारे बायर्स हैं, तो वो कोई भी इसको खरीद सकता है, लेकिन इसको वो उसके फेस वैल्यू पे नहीं खरीदेगा, उसको कुछ एक डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदेगा। एक बोली लगाई जाएगी, बिडिंग होगी और कई सारे बायर्स होंगे और कोई बिड करेगा कि मैं तो इसको 85 रुपीज़ में लूँगा, कोई बोलेगा 86 में लूँगा, कोई बोलेगा 90 में लूँगा। जो सबसे ज़्यादा बिडिंग लगाएगा उसको आरबीआई ये बेच देगा ये ट्रेजरी बिल। अब बिडिंग का मतलब क्या है? मान लो इसने बिडिंग में 90 रुपीज़ बोला तो आरबीआई इसको वो ट्रेजरी बिल 100 रुपीज़ का देगा, लेकिन उसके बदले में ये इंसान जो इसने ट्रेजरी बिल खरीदा वो आरबीआई को बस 90 रुपये देगा। और 90 दिनों के बाद, चूँकि इस ट्रेजरी बिल का मैच्योरिटी पीरियड है 90 डेज़, तो आफ्टर 90 डेज़ यानी कि 12 मई के 90 दिनों बाद लगभग 12 अगस्त को वापस से आरबीआई अब इस इंसान को जिसने ट्रेजरी बिल खरीदे थे उस इंसान को 100 रुपये देगा और उसके बदले आरबीआई से जो इसने ट्रेजरी बिल खरीदे थे वो रिटर्न कर देगा। तो इसमें इसको फ़ायदा क्या हुआ? इसने 90 रुपये में ये ट्रेजरी बिल खरीदा, लेकिन 90 दिनों बाद इसको वापस 100 रुपये मिल गए। इंटरेस्ट इसको नहीं मिला, बट इसने ट्रेजरी बिल का जो फेस वैल्यू था 100 रुपीज़ का, उसको एक डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदा 90 रुपये पे। तो इंटरेस्ट हुआ 0, बट ही बॉट इट एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। दैट इज़ द मीनिंग व्हेन आई से कि फॉर ट्रेजरी बिल देयर इज़ नो इंटरेस्ट पेमेंट बट द बिल इज़ ऑब्टेन्ड एट अ डिस्काउंट। तो इस तरह से ट्रेजरी बिल खरीदा जाता है। दूसरा जो जीसेक है उसको हम कहते हैं डेटेड सिक्योरिटी, और डेटेड सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होती है, 10 सालों के लिए, 20 सालों के लिए, 30 सालों के लिए। ये इस तरह के सिक्योरिटी को हम कहते हैं डेटेड सिक्योरिटी। और डेटेड सिक्योरिटी में एक इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है जिसको हम लोग कूपन रेट भी कहते हैं। और जो करंट न्यूज़ ये है कि 10 ईयर के जीसेक पे जो इंटरेस्ट रेट है दैट हैज़ वेंट अप फ्रॉम 5.97 टू 6.17%। इसको ज़रा समझते हैं। तो आप, आई होप कि डेटेड सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा। आपने कोई एक बॉन्ड खरीदा जो 1000 रुपये का बॉन्ड है और उस पर 10% इंटरेस्ट रेट दिया है, तो 10 सालों बाद आपको 10% के हिसाब से 1000 रुपये और मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जनरल हम लोग लोन लेते हैं वैसे ही डेटेड सिक्योरिटी काम करता है। इट एंड प्रॉपर इंटरेस्ट पेमेंट इज़ गिवन अगेंस्ट डेटेड सिक्योरिटी एंड इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर। अब हमें ये कॉन्सेप्ट समझना है, जो करंट न्यूज़ हमें समझना है कि भारत सरकार की जो 10 साल की जो डेटेड सिक्योरिटी है 10 ईयर जीसेक पे जो यील्ड है दैट हैज़ गॉन अप फ्रॉम 5.97 टू 6.17%। तो एक नया टर्म आया यील्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इस बात को हमें समझना होगा। तो इस बात को हमें समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो भी है, ट्रेजरी बिल है या डेटेड सिक्योरिटी है, ये इनकी अपनी प्राइमरी मार्केट होती है और इनकी अपनी एक सेकेंडरी मार्केट होती है। इस बात को समझते हैं। देखो, प्राइमरी मार्केट में भारत सरकार या उसके बिहाफ पे आरबीआई बेचती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द बायर, इसको हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। और एक बार इस बायर ने मान लो 10 साल के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लिया, ये 10 ईयर वाला जिसे खरीद लिया, तो इसके पास 2 ऑप्शन है। 10 साल तक ये इंतज़ार करे, 10 साल बाद वो जब जीसेक मैच्योर हो तो वो वापस से उसके बदले में इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट भारत सरकार से ले ले। इसके पास एक ऑप्शन ये है, या फिर इसने ये जीसेक खरीद लिया भारत सरकार से और बीच में इसको ज़रूरत महसूस हुई पैसों की, तो इसने किसी और को वो जीसेक बेच दिया और ये जो दूसरे ने इस जीसेक को खरीदा, अब 10 साल बाद ये भारत सरकार को ये जीसेक रिटर्न करेगा और उसके बदले में इंटरेस्ट इसको मिलेगा। सो जैसा शेयर मार्केट में होता है वैसे ही ये प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट काम करता है फॉर जीसेक। जैसे शेयर मार्केट में मान लो रिलायंस का कोई नया शेयर आ रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो रही है और मैंने उसको ख़रीद लिया, तो अब या तो शेयर मैं अपने पास रख सकता हूँ या आगे जब मैंने रिलायंस से डायरेक्ट खरीदा तो उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट, और मैं उस शेयर को लेकर के आगे किसी और को बेच दूं तो और हम आपस में अब खरीदना बेचना शुरू कर दें शेयर्स को, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। वैसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी की भी अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट होती है। भारत सरकार से आपने डायरेक्ट खरीदा तो दैट इज़ प्राइमरी मार्केट, और अगर आपने फिर आपस में खरीदना बेचना चालू कर दिया देन दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी मार्केट। अब कॉन्सेप्ट समझते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर यील्ड का। देखो, मान लो आपने 10 साल का एक बॉन्ड खरीदा है, 10 ईयर डेटेड सिक्योरिटी बॉन्ड खरीदा है आपने भारत सरकार से, जिसका फेस वैल्यू है 1000 रुपये का।
और उस पर कूपन इंटरेस्ट रेट मिल रहा है आपको 10%। सो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उसको 10 साल तक अपने पास रखें। आपने भारत सरकार से डायरेक्ट खरीदा, यानी कि प्राइमरी मार्केट से खरीदा, आप 10 साल तक उसको अपने पास रखें और 10 साल ख़त्म होने के बाद आप उसको भारत सरकार को दे दें, तो आपको जो आपका 1000 रुपये आपने जिस पे ख़रीदा था प्रिंसिपल अमाउंट वो तो मिलेगा ही, उसके अलावा 10 साल का 10% के हिसाब से 1000 रुपये आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। सो टोटल अमाउंट आपको मिलेगा 1000 रुपीज़ एज प्रिंसिपल प्लस 1000 रुपीज़ एज इंटरेस्ट। हर साल का आपका 100 रुपये का इंटरेस्ट बनेगा। 10% पर ईयर ऑफ 1000 रुपीज़ विल बी ₹100। तो 10 सालों में वो बन जाएगा 1000। तो आपको 2000 रुपये मिल जाएंगे, 1000 एज प्रिंसिपल एंड 1000 एज इंटरेस्ट। लेकिन उन 10 सालों के बीच में एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मार्केट में बेच दें, सेकेंडरी मार्केट में बेच दें। और सेकेंडरी मार्केट में जो बॉन्ड्स के प्राइस हैं वो ऊपर नीचे जाते रहते हैं। मान लो आपने सेकेंडरी मार्केट में बेचने गए तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसको 100 रुपये में 1000 रुपये में ही खरीदा जाए, उसको कम में भी खरीदा जा सकता है, ज़्यादा में भी खरीदा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने रिलायंस का एक शेयर खरीद रखा है जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपये, और मैंने सोचा कि शेयर को मैं बेच देता हूँ। अगर रिलायंस कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो शेयर के वैल्यू ऊपर जा सकते हैं, 100 के जगह मुझे 150 भी मिल सकता है। लेकिन अगर वो ख़राब परफॉर्म कर रही है तो मैं शेयर को मार्केट में बेचने जाऊँगा तो मुझे उस पर कम प्राइस मिलेगा, हो सकता है कि मुझे 80 रुपये ही मिले, 70 रुपये ही मिले। सेम लाइकवाइज भारत सरकार के बॉन्ड्स हैं आपके पास 10 सालों के लिए। अगर आपने सोचा कि आप उसको बॉन्ड मार्केट में बेचेंगे, सेकेंडरी बॉन्ड मार्केट में, सो डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस और द फिस्कल कैपेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द प्राइस ऑफ द बॉन्ड माइट गो अप और गो डाउन। अगर भारत सरकार की फिस्कल कैपेसिटी खराब चल रही है तो बॉन्ड मार्केट में भारत सरकार का बॉन्ड जिसका फेस वैल्यू है 1000 रुपये, उसका मार्केट वैल्यू कम हो सकता है कि वो 800 रुपये में बिके। अगर भारत सरकार का फिस्कल कैपेसिटी स्ट्रांग है तो जो फेस वैल्यू है 1000 रुपीज़, लेकिन अगर आप उसको बॉन्ड मार्केट में बेचने जाएंगे तो आपको उस पर ज़्यादा प्राइस मिल सकता है, हो सकता है आपको 1200 रुपये मिल जाए। सो इफ द फिस्कल कैपेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज स्ट्रांग देन इट्स बॉन्ड विल बी सोल्ड एट प्रीमियम, यानी कि उसके फेस वैल्यू से ज़्यादा पे बिकेगा। एंड इफ द फिस्कल कैपेसिटी इज वीक देन द बॉन्ड विल बी सोल्ड एट डिस्काउंट, यानी कि जो उसकी फेस वैल्यू है उससे वो कम में बिकेगा। अब आपको एक बात समझनी है कि yield is a return that a holder gets from a bond। तो आपको बॉन्ड पे क्या रिटर्न मिलता है, क्या परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिलता है, दैट इज नोन एज yield। तो yield के अलग अलग केसेस हो सकते हैं। पहला केस हो सकता है कि मान लो कोई एक बायर है जिसका नाम है ए, उसने भारत सरकार से बॉन्ड खरीदा जिसका फेस वैल्यू था 1000 रुपीज़ और उस बॉन्ड पे कूपन इंटरेस्ट था 10%। तो उसको हर साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा? उसको हर साल 10% के हिसाब से 100 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा और 10 साल के बाद उसको 1000 रुपये का इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये है पहला केस। दूसरा केस है कि मान लो किसी बायर ने, ए ने भारत सरकार से बॉन्ड खरीदा, 1000 रुपये उसकी फेस वैल्यू है, लेकिन उसने बीच में ही फैसला लिया, 10 सालों से पहले ही कहीं बीच में उसने फैसला लिया कि वो अपने बॉन्ड को बेचना चाहता है मार्केट के अंदर। और अगर भारत सरकार की फिस्कल कैपेसिटी कमज़ोर चल रही है तो बॉन्ड मार्केट में, सेकेंडरी बॉन्ड मार्केट में उस बॉन्ड की प्राइस डिस्काउंटेड रेट पे बिकेगी। 1000 रुपये फेस वैल्यू है लेकिन वो सस्ते दामों पे बिकेगी, मान लो 800 रुपये पे बिकेगी। तो जिसने भी उसको 800 रुपये पे ख़रीदा, यानी कि मान लो बी ने इसको 800 रुपये पे ख़रीदा है, तो बी के लिए यील्ड कितना होगा? उसने 800 रुपये पे ख़रीदा है लेकिन हर महीने उसको इंटरेस्ट तो हर साल उसको इंटरेस्ट तो 100 रुपये का मिल रहा है क्योंकि फेस वैल्यू है 1000 और उस पर कूपन रेट है 10%, यानी कि हर साल अब भारत सरकार बी को तो 100 रुपये देगी एज इंटरेस्ट, लेकिन उसने उसको डिस्काउंटेड रेट पे ख़रीदा है 8% पे, यानी कि बी के लिए यील्ड हो जाएगा 12.5%, 100 डिवाइडेड बाई 800। सो दिस वे अगर हम डिस्काउंटेड रेट पे बॉन्ड को खरीद लेते हैं सेकेंडरी मार्केट में देन द यील्ड विल गो अप। लेकिन अगर आपने उसको, मान लो आपने उसको प्रीमियम रेट पे ख़रीद लिया है, उसकी प्राइस ज़्यादा चल रही है सेकेंडरी मार्केट में और वो 1000 का फेस वैल्यू लेकिन आपने उसको 1200 रुपये में ख़रीदा है, तो अभी भी आपको इंटरेस्ट तो खाली 100 रुपीज़ ही मिलेगा पर मंथ, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू थी 100 और इंटरेस्ट रेट उस पर 10% है, तो सरकार तो आपको खाली 100 रुपये देगी पर मंथ। बट यील्ड फॉर यू विल बी नाउ 100 डिवाइडेड बाई 1200, दैट इज़ 8.33%। सो द आइडिया इज़ इफ़ द bond value is at premium in secondary market then yield will go down, and if the bond value is at a discounted rate in secondary market then yield will go up। और अब देखते हैं अब हुआ क्या। Let us now analyze the current news।
Yield on 10-year government security went up from 5.97 to 6.17%. इसका सरल शब्दों में मतलब ये है कि अगर यील्ड ऊपर गया है, इसका मतलब ये है कि भारत सरकार की जो 10-year गवर्नमेंट सिक्योरिटी है सेकेंडरी मार्केट में, उसका वैल्यू कम हो गया है। तो जो उसकी वैल्यू थी वो थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, और ये होना काफ़ी नेचुरल है, क्योंकि हाल फिलहाल में भारत सरकार ने अनाउंस किया है कि वो अपनी बोरोइंग को 7.8 लाख करोड़ से बढ़ा करके 12 लाख करोड़ करने वाली है। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार की फिस्कल कैपेबिलिटी कमज़ोर हुई है, और भारत सरकार की फिस्कल कैपेसिटी अगर कमज़ोर हुई है, नेचुरली भारत सरकार के बॉन्ड की वैल्यू भी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में कमज़ोर होगी। थोड़ी तो क्रेडिबिलिटी भारत सरकार की ख़राब होगी कि आपको अब इतने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो रही है और आपके रेवेन्यू के सोर्सेज कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो भारत सरकार की क्रेडिबिलिटी ख़राब हुई, और भारत सरकार की जब क्रेडिबिलिटी ख़राब हुई तो उनके बॉन्ड की वैल्यू इन सेकेंडरी मार्केट थोड़ा कम हुआ, और जब बॉन्ड की वैल्यू कम हुई तो नेचुरली यील्ड थोड़ा ऊपर चला गया फ्रॉम 5.97 टू 6.17%। तो आई होप नाउ दिस इज क्लियर। यील्ड ऊपर जाना मतलब बॉन्ड की वैल्यू कम होना, और बॉन्ड की वैल्यू कम होना मतलब आपका परफॉर्मेंस ख़राब चल रहा है, आपको कहीं ना कहीं फिस्कल कंस्ट्रेंट में है आपकी सरकार। सो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इफ़ यील्ड गोज अप means the value of the bond has gone down, as it has happened in the present case, and this happens if the fiscal position of the government has weakened. And if yield goes down, that means the value of bond has gone up, and this happens when the fiscal capacity of the government is strong. इस ग्राफ की मदद से भी आप समझ सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल ये रेड वाला ग्राफ पे बस फोकस करो, ये 10 ईयर बॉन्ड का ग्राफ है। तो 10 ईयर बॉन्ड का ग्राफ है, और मान लो कूपन रेट है 6%, मतलब भारत सरकार ने ऑफ़र किया 6%। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने 100 रुपये में ये बॉन्ड ख़रीदा है और आप उसको अपने पास रखते हैं तो आपको 6% का उस पर यील्ड मिलेगा। 100 रुपये आपने ख़रीदा, 6% का आपको उस पर यील्ड मिलेगा। लेकिन अगर उसकी मार्केट प्राइस सेकेंडरी मार्केट में ऊपर चली जाती है, 100 रुपये से ऊपर चली जाती है, यानी कि वो प्रीमियम पे बिक रहा है, 100 के जब 120 से बिक रहा है, 140 से बिक रहा है, तो यील्ड विल कम डाउन लाइक दिस, इट विल बी लेस दैन 6%, इट विल बी 5, 4, 3। बट अगर सेकेंडरी मार्केट में वो डिस्काउंट पे बिक रहा है, यानी कि 100 रुपये से कम पे बिक रहा है, देन यील्ड विल गो अप लाइक दिस 7%, 8%, 9%। सो इफ़ द बॉन्ड प्राइस इज लेस डिस्काउंटेड देन यील्ड इज मोर। अब इन द एंड आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि देखो ये जो टॉपिक है बॉन्ड प्राइस एंड इट्स यील्ड, ये इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत सरकार ने अपना जो बोरोइंग वो एक्सेसिवली इंक्रीज़ किया है, और इस कारण से भारत सरकार के जो बॉन्ड्स हैं, जीसे के बॉन्ड्स, उस पर यील्ड लगातार बढ़ रहा है, और ये लगातार डिस्कस कर रहे हैं एक्सपर्ट्स न्यूज़ आर्टिकल्स में। तो इतना ज़्यादा ये इस साल आ रहा है न्यूज़ आर्टिकल्स में कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, प्रीलिम्स में या मेंस में। मेंस में भी पूछा जा सकता है कि बॉन्ड यील्ड्स का कैसे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये बॉन्ड यील्ड ऊपर जाने पे और क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है बैंक्स के इंटरेस्ट रेट पे, वो हम बाद में देखेंगे। बट पहले मैं चाहता हूँ कि आप बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट समझ लें। सो आई वुड लाइक टू नो कि आपको क्या ये बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या नहीं आया, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। आई ट्राइड माई बेस्ट टू सिंप्लीफाई इट, बट स्टिल आई वुड लाइक टू नो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको ये समझ आ गया तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो कि येस यू कुड अंडरस्टैंड इट। अगर आपको नहीं समझ में आया तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ, क्योंकि ये टॉपिक इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको ज़्यादातर लोगों को ये बात अगर नहीं समझ में आई होगी तो मैं इसको वापस से क्लासरूम में पढ़ाऊंगा, और मेरे जो क्लासरूम के स्टूडेंट्स हैं मैं उनको वापस से क्लासरूम में पढ़ाऊंगा। प्लीज़ रिमाइंड मी, क्योंकि ये इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो सिर्फ ऑनलाइन देखते हैं मुझे, अगर ज़्यादातर लोगों ने मुझे कहा कि आपको ये बात नहीं समझ में आई, तो मैं क्लासरूम की रिकॉर्डिंग ये आपके साथ वापस से शेयर कर दूँगा एक बार जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। तो आई विल टीच इट इन क्लासरूम, और उसकी रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पर वापस से शेयर भी कर दूँगा, ताकि आप सबको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, देन आई विल डिस्कस कैसे जब बॉन्ड यील्ड ऊपर जाता है तो उससे इकोनॉमी के ऊपर क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट आता है। वी विल डिस्कस इट लेटर, बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ कंफर्म मी कि आपको ये बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। In our segment 400 most probable topics for upcoming UPSC Prelims 2020, today we'll cover topic number 306 to 310. Topic number 306 is about Rotterdam Convention. It was adopted in 1998 and it entered into force in 2004. The objective of this convention are to promote the shared responsibility and cooperative efforts among parties in international trade of certain hazardous chemicals in order to protect human health and environment. सरल शब्दों में, जब hazardous chemicals का ट्रेड करती है दो कंट्रीज, तो उनको क्या क्या प्रोविजंस फॉलो करने हैं वो लिखा गया है रॉटरडैम कन्वेंशन में।
And second objective is to contribute to the environmentally sound use of those hazardous chemicals by facilitating information exchange about their characteristics. तो अगर कोई ये कंट्री ए किसी दूसरे कंट्री में कोई ये केमिकल बेच रही है, भेज रही है, तो ए को दूसरे कंट्री बी को स्पष्ट शब्दों में बताना होगा कि इस केमिकल का क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है और इसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए. ये है प्रोविजन लिखा हुआ रॉटरडैम कन्वेंशन में. एंड द कन्वेंशन क्रिएट्स अ लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर. तो यही है PIC प्रोसीजर, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट. अगर आप किसी कंट्री बी में भेज रहे हैं कोई ये केमिकल, तो आपको प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना होगा कि सर ये इस केमिकल का ये इम्पैक्ट होगा, आपको मैं इन्फॉर्म करता हूँ. अगर वो कंट्री कंसेंट देता है, देन ओनली you can sell that hazardous chemical in the second country. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 307 is about bioremediation. Bioremediation is the use of living microorganism to degrade environmental contaminants into less toxic form. Yes, as it is सवाल 2016 UPSC prelims में उठ के आ गया था. It uses naturally occurring bacteria and fungi or plants to degrade or detoxify substances hazardous to human health or environment. And microorganism may be indigenous or contaminated area, or they may be isolated from elsewhere and brought to the contaminated site. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 308 is about National Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority. So ये जो कैंपा है, Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority, that has been created under Compensatory Afforestation Fund Act of 2016. It established National Compensatory Afforestation Fund under Public Accounts of India and State Compensatory Afforestation Funds under Public Accounts of the states. And the National Fund will receive 10% of these funds, while State Fund will receive remaining 90%. सरल शब्दों में मैं इसका मतलब बता देता हूँ. देखो, अगर कोई मान लो किसी एक स्टेट में, मान लो असम के अंदर कोई फॉरेस्ट एरिया है, और अगर कोई एक इंडस्ट्री उस फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करके वहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहती है, तो उसको परमिशन दिया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ उस पर बोला जाएगा कि आप इस कैंपा फंड में एक पर्टिकुलर अमाउंट डिपॉजिट करो. उस पर्टिकुलर अमाउंट का 10% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, जो सेंट्रल कैंपा फंड में रखा जाएगा, और 90% स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, जो स्टेट कैंपा फंड में रखा जाएगा. और इस कैंपा फंड का ऑब्जेक्टिव है कि जितना एरिया फॉरेस्ट का उस कंपनी ने क्लियर किया है, कट किया है फॉर इस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री, उतना से डबल एरिया साइज का फॉरेस्ट किसी और जगह पे लगाया जाए. These funds will receive payments for compensatory afforestation. यही है मतलब जो मैंने अब हिंदी में आपको समझाया, उसी का मतलब है compensatory afforestation. एक जगह अगर फॉरेस्ट काटा गया तो उसको compensate करने के लिए कहीं दूसरी जगह पे फॉरेस्ट लगाया जाए. So please attempt this question that is based on this topic. Topic number 309 is about Indian Air Quality Interactive Repository. The Indian Air Quality Interactive Repository, IND-AIR, is India's first web repository documenting air quality studies done in last 60 years. It aims to provide history of air pollution, research and legislation. It is launched by National Environmental Engineering Research Institute along with Council of Scientific and Industrial Research. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 310 is about नांगरहर. अब ये नांगरहर इस साल न्यूज़ में था, इसलिए एग्जाम में इसके आने के चांसेस हैं. नांगरहर और निंगरहर दोनों इसका नाम है. इज़ वन ऑफ द 34 प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. द नांगरहर प्रोविंस टेरिटरी फेल अंडर मौर्यन एम्पायर विच वॉज लेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य हु इंट्रोड्यूस्ड हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म इन दिस रीजन. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. This is the answer of question number 301 to 305 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question number 306 to 310 can be attempted by students, and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.